नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है कि मंगल का राजयोग रुचक महायोग बनता कैसे है। ये छोटा पोर्शन। समस्या यह है कि राजयोग होने के बाद भी उसका उतना प्रभाव, उतना असर क्यों नहीं होता। क्या कमियां होती हैं जिसके कारण राजयोग तो है पर उसका प्रभाव आया ही नहीं। तो कुछ बिंदु हैं जिन्हें एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इन बिंदुओं के कारण ये समस्याएं देखने में आती हैं। तो पहले तो ये जरा समझ लेना जरूरी है कि राजयोग बनता कैसे है। तो हमारी कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं, जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां है। अगर इन भावों में जो मैथमेटिकल राशि है वो 1, 8 या 10 होनी चाहिए, क्योंकि मंगल की 100 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, जिनका मैथमेटिकल नंबर है 1 और 8। और अपनी उच्च राशि उसकी होती है वृश्चिक, अपनी उसकी उच्च राशि होती है मकर में, जिसका मैथमेटिकल नंबर है 10। तो केंद्र में इन चारों भावों में कहीं ना कहीं ये 3 राशियां आनी चाहिए। तीनों एक साथ नहीं आ सकती, संभव नहीं है। एक जन्म कुंडली में कोई एक ही राशि हो सकती है, या तो मेष राशि केंद्र में होगी या वृश्चिक राशि केंद्र में होगी, या एक साथ संभव हो ही नहीं सकता। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में क्या 1, 8 और 10 नंबर की राशि केंद्र में आती है। तो केंद्र कौन से हैं मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया, राशियों का मैथमेटिकल नंबर दिखाया। तो किस किस तरीके से बन सकती है सारे मैंने एक साथ लिख दिए। यानी पहले भाव में 1, 8 या 10 हो, चौथे भाव में 1, 8 या 10 हो, 7वें भाव में 1, 8 या 10 हो, या 10वें भाव में 1, 8 या 10 नंबर मैथ का लिखा है, कोई सा एक लिखा होगा। और मंगल ग्रह भी वहीं पर लिखा है इन चारों भावों में इन राशियों के साथ। तो ये मंगल का राजयोग हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं। आप जन्म कुंडली लीजिए, उसे देखिए कि मंगल कहां लिखा है। एक बात, मंगल की स्थिति पे ध्यान देने के बाद में उसका मैथ का नंबर देखिए। अगर इन तीनों में ही कहीं लिखा है, जैसे 1 नंबर पे लिखा है, 8 पे लिखा है, 10 पे लिखा है, या मेष राशि में लिखा है, वृश्चिक में लिखा है, मकर में लिखा है, आधी बात। और अगर वो केंद्र में भी है, इन 4 भावों में जो बताए गए जो केंद्र में आते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग बन गया। तो मंगल के राजयोग का बनने की सिंपल सी एक यही कंडीशन है बस, के केंद्र में मंगल अगर अपनी स्वराशि या उच्च राशि में आए तो मंगल का राजयोग बन जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? मंगल वीरता का, परिश्रम का, प्रयास का, तेज बुद्धि का कंट्रोलर समझा जाता है, लड़ाका समझा जाता है। लड़ाके का मतलब युद्ध नहीं है, जुझारूपन। तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। ऐसे सारे काम जिसका इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक से, ट्रेडिंग से, खरीदने बेचने से, कमीशन एजेंट वाले काम होने से लेना देना है। सारी आर्मी, सारी फौज, मतलब इस तरह से जहां आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, जिन्हें हथियार मिलता है, वो पुलिस हो सकता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ इत्यादि इत्यादि, सारी तरह की पुलिस। तो इन तरह के कामों को करने की प्रेरणा या इससे मिलते जुलते काम, यानी ऐसे लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं, अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, ये चीज होती है। बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो अभी तक के लमसम 4 मिनट में ये बात समझ में आ गई कि राजयोग बनता कैसे है। अब बात ये करनी है कि राजयोग तो बन गया और इसका प्रभाव भी आ जाएगा, लेकिन कब नहीं आएगा, क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस एक एक करके बता देता हूं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है उसका नाम है कि नवांश कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। अब नवांश कुंडली क्या है, इसे समझाने में तो बहुत वक्त लगेगा। आप जो भी जन्म कुंडली कंप्यूटर से बनी हुई होती है, उसमें जन्म कुंडली के साथ नवांश कुंडली भी होती है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ज्यादा सिंपल तरीका है कि आप नवांश कुंडली को देखें। मंगल अपनी नीच राशि में होता है 4 नंबर मैथ पे, यानी मैथमेटिकल नंबर 4, या हम फ्लो में बोले तो कर्क राशि में अगर होगा तो अपनी नीच राशि में चला जाएगा। तो जो नवांश कुंडली है, कहीं भी हो, 12 के 12 भाव में कहीं भी अगर मंगल ग्रह 4 नंबर पे लिखा है तो हम इसे कहते हैं नवांश में नीच का हो गया।
ऐसी परिस्थिति में वो राजयोग होने के बाद भी उसका कोई विशेष शुभ लाभ नहीं होगा। इस तरीके से आप मान के चलिए कि राजयोग तो है पर उसका प्रभाव नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है। अच्छा, मैथ्स के हिसाब से इसको और डिटेल में अगर हम ले लें तो कुछ डिग्रीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ। आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर मेष राशि में है और वो उसकी डिग्रीज 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक हैं, यानी 10 डिग्री से 13-20, तो वो नवांश में नीच में चला जाएगा। यानी इस राजयोग का आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, थोड़ा सा, ना के बराबर। वृश्चिक राशि में है तो बिल्कुल शुरुआत पहला नवांश यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर वो रहेगा तो वो आप नवांश में अपनी नीच राशि में ही आएगा। तीसरा, अगर वो मकर राशि में है यानी अपनी उच्च राशि में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर वो उच्च राशि में होते हुए 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होगा तो नवांश में नीच में चला जाएगा। तो हमने ये 3 कंडीशन देख ली जो मैंने आपको लिखकर दिखाई कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है लेकिन नवांश में नीच में चला गया तो उसका प्रभाव ना के बराबर आएगा। कुंडली में आप ये जन्म कुंडली है 25 मई 1979 और सुबह 10:20 दिल्ली। कर्क लगन की कुंडली है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कर्क लगन, और यहाँ मंगल यहाँ पर स्वग्रही हैं, केंद्र, ये केंद्र भाव हैं चारों। इसमें मंगल 1 नंबर यानी अपनी मेष राशि में है तो वो स्वग्रही हो गया। अब किन में हो सकता था? मेष राशि में होता, वृश्चिक में होता या मकर राशि में होता, इन 3 में से कहीं। यहाँ पर केवल 28 डिग्री तक, तो वो अपनी उच्च राशि में होता। और नीच में कब होता है? जब वो नवांश कुंडली में 4 नंबर पे चला जाए, ये रहा। तो ये स्थिति क्या बनी कि जन्म कुंडली में तो ये राजयोग बना रहे पर नवांश कुंडली में अपनी नीच राशि में चला गया। 4 नंबर इसकी नीच राशि होती है, कर्क, इसलिए इसका प्रभाव उतना प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो बिल्कुल सीधा सा नियम था, आपको अपनी कुंडली देखनी है। अगर मंगल ग्रह इन चारों में है, पहली बात, और इन 3 मैथमेटिकल नंबर पे है तो राजयोग बन गया। अब नवांश कुंडली में देखो, ये बनी हुई मिलती है, कंप्यूटर की कुंडली जब बनाते हैं, जो कंप्यूटर वाली कुंडली है उसमें हमेशा बनी हुई आती है। अगर कहीं पर भी 4 नंबर पे वो मंगल आ गया तो मंगल नीच राशि में हो गया, तो इसे उस ग्रह के राजयोग के प्रभाव के कम होने का एक कारण समझा जाता है। दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं। अगर मंगल ग्रह के साथ राहु होगा तो वो राजयोग का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मंगल और राहु मिलकर एक नया योग बना देते हैं और उसका नाम होता है अंगारक दोष, और अंगारक दोष का कुप्रभाव प्राप्त होता है। आप ऐसे समझें, दूध तब तक दूध है जब तक उसमें चाय पत्ती ना डाल दी जाए, लेकिन अगर एक बार चाय पत्ती डाल दी तो फिर वो दूध नहीं रहा, वो चाय बन गई। अब चाय के कुछ फायदे नुकसान हो सकते हैं पर कम से कम दूध का कोई फायदा अब आपको नहीं होगा। इस साइंस की बात मैंने बताई कि चाय बनाने से दूध की अपनी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, वो बेकार हो जाता है। तो ये हल्का फुल्का एग्जाम्पल था। तो बात समझने की है कि दूसरी कंडीशन कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग तो बन गया, लेकिन वो अगर पापी ग्रह के साथ है, जैसे उसके साथ विशेष रूप से राहु बैठ जाए, तो उसका लगभग कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सारे पापी के साथ ले सकते हैं, सूर्य के साथ भी इसको माना जा सकता है, पर इसे मैं आगे समझाऊंगा। तो मंगल के साथ अगर राहु है या केतु भी बैठा है, राहु की पूरी दृष्टि है, तो भी उसका बहुत अधिक प्रभाव देखने में नहीं आता। ये दूसरी कंडीशन है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी दूसरा नियम पढ़ना है कि मंगल के साथ अगर कोई पापी ग्रह विशेष रूप से राहु हो तो उसका प्रभाव बदल जाता है। समझते हैं। ये एक और एग्जाम्पल देखिए। 3 अक्टूबर 1971 सुबह 1:45 दिल्ली का ये जन्म है। मंगल 10 नंबर पे है और 10 नंबर पे वो अपना राजयोग बना रहा है, क्योंकि 1, 8 या 10 यानी मेष, वृश्चिक और मकर राशि में होता तो वो राजयोग बना, तो ये कंफर्म राजयोग बन गया। पर इस राजयोग की एक जबरदस्त कमी हो गई कि वो राहु साथ में है। अब ये राजयोग ना रह के क्या हुआ, अंगारक दोष बन गया। तो ये खराब स्थिति को दिखाता है। इसमें कई तकलीफें देखने में आती हैं। तो इनका वैवाहिक जीवन बुरी तरह डिस्टर्ब रहा जीवन भर। 2 बार शादी हुई, दोनों बार इनका तलाक हो गया।
तो ये प्रभाव है। अब इसमें एक और नियम देखो जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जन्म कुंडली में राजयोग बना रहा हो लेकिन नवांश कुंडली में अपनी नीच राशि में चला जाए तो उसका प्रभाव हमें उतना प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो दो नियम लागू हो गए। पहला, जन्म कुंडली में राजयोग बने लेकिन नवांश में नीच में चला जाए तो उस राजयोग का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, राजयोग तो बनाए पर राहु के साथ होगा तो इसका प्रभाव बदल गया, अब ये अंगारक दोष कहलाएगा, ना कि मंगल का राजयोग। अब तीसरी कंडीशन पर विचार करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है संधि में ना हो। अब संधि होती है एक भाव की और दूसरे भाव के बीच में जो गैप होता है उसे थोड़ा सा मामूली सा। मैं फिल्म के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। 3 से 6 का एक शो है और 6 से 9 का एक दूसरा शो है, लेकिन अगर किसी का जन्म इस तरह से हुआ है कि वो 6:01 है या 6:01 है, तो इसको कहते हैं संधि काल में जन्म, कि आपका जन्म इस हिसाब से हुआ है कि ना आप इस राशि में काउंट हो पा रहे हो ना इसमें, संधि। या जब हम चलित कुंडली बनाते हैं तो भाव की व्याख्या करते हैं, जैसे ये भाव इतने डिग्री से इतने डिग्री तक है, फिर वहां से अगला भाव शुरू। अब जहां से अगला शुरू हो रहा है अगर मंगल की वही डिग्रियां हो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चलित कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ऑलरेडी कंप्यूटर की कुंडली में बनी हुई आती है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि वो संधि में गया कि नहीं। अगर संधि में गया है तो भी उसका प्रभाव ना के बराबर मिलेगा, अधिक नहीं। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है 23 मई 1964 शाम को 4:20 दिल्ली का इनका जन्म है। अब इस कुंडली में क्या स्थिति है कि मंगल केंद्र में राजयोग बना रहा है, मंगल मेष राशि में है, केंद्र में है, तो इसका राजयोग हो गया। तो ये स्थिति तो हो गई अच्छी, लेकिन अगर ये संधि में चला जाए, संधि का मतलब होता है भाव संधि, तो पहले आप इस लिस्ट में देखिए, मैंने ब्लू कलर से उसको सर्किल कर दिया है, उसमें ये दिखाया है कि मंगल की डिग्री कितनी है, जिससे आपको पता चले भाई मंगल की डिग्री कितनी। अब आप इसे ध्यान रखें। अब देखें जब भाव 7वें भाव का स्टार्ट देखते हैं कहां से हुआ, वो लगभग उतनी ही डिग्री पर है जितनी डिग्री पर मंगल है। ठीक है, आप दोनों को एक साथ देखो तो इससे ये हुआ कि जब मंगल ग्रह एक्चुअली भाव संधि में आ गया, जहां से भाव शुरू हो रहा है वहीं पर था, तो ना अंदर ना बाहर, तो इसीलिए इसे संधि में जाना कहते हैं। इसका भी कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा। एक चौथा पॉइंट और है जिस पर विचार करना है, वो ये है कि अगर वो भाव में चलित कुंडली में भाव परिवर्तन कर ले, जन्म कुंडली में तो 10वें भाव में है, राजयोग बना रहे, लेकिन चलित कुंडली में 9वें भाव में या 11वें भाव में चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसका उतना प्रभाव देखने में नहीं आता जितना हम उम्मीद करते हैं, यानी ना के बराबर 5-10%। तो ऐसी सूरत में हम ये वहम में रहते हैं जीवन भर कि बहुत अच्छा राजयोग है और इसका समय आएगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, यही समझने की सारी कोशिश है। तो अगर वो चलित कुंडली में भाव परिवर्तन कर रहा है तो उसका कोई विशेष लाभ आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे कि आपको ये बात समझ आए कि क्या हुआ और कैसे होता है। अप्रैल 1985 12:45 दोपहर दिल्ली। इसमें मंगल का राजयोग है जो आप देख पा रहे हैं, केंद्र में 1 नंबर मेष राशि में मंगल, तो मंगल का राजयोग। वैसे तो ये राजयोग यहीं से खराब हो गया जब राहु साथ में है, लेकिन फिर भी हमें बात समझने के लिए ध्यान देना है कि जन्म कुंडली में तो इस भाव में है, पर जब चलित कुंडली देखते हैं तो इस भाव से शिफ्ट होकर इस भाव में चला गया, या इस भाव में आता तो भी ऐसी सूरत में इस राजयोग का अधिक प्रभाव नहीं होता। यहां भी दो नियम एक साथ लागू हो गए, यहां भी 2 नियम एक साथ लागू हो गए। पहला कि मंगल के साथ राहु नहीं होना चाहिए था, असर कम हो जाएगा। दूसरा, वो भाव चलित कुंडली में अपने भाव से अगले या कभी पिछले भाव में चला जाए, दोनों सूरतों में उसका उतना प्रभाव नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। 5वां पॉइंट यहां पर आता है, उसे हम कहते हैं अस्त होना। मंगल ने अपना राजयोग बना दिया पर वो सूर्य के साथ बैठा है और उसका डिग्री डिफरेंस 17 से कम है।
एक फिक्स डिग्री होती है, अगर उससे कम है तो हम ये कहते हैं मंगल अस्त हो गया, सूर्य के साथ डूब गया, कमजोर हो गया। जो ग्रह अस्त होता है ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं देगा, पर उसका प्रभाव उतना आएगा नहीं जितना हम उम्मीद बांध के चलते हैं। तो ये पांचवी कंडीशन हो गई कि कोई ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो उसके राजयोग की क्वालिटी खराब हो जाती है, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता जितनी अच्छी परफॉर्मेंस की हम उससे उम्मीद कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि कितने डिग्री पर अस्त होता है बता दिया, उसके बाद अस्त का प्रभाव नहीं होता। आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि अस्त कैसे हुआ और उसका प्रभाव कैसे ना के बराबर रह जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है। 11 दिसंबर 1964 11:30 दिल्ली, रात्रि का जन्म है। अब इस कुंडली में केंद्र भाव, ये हमारे चारों केंद्र भाव हैं, इसमें वृश्चिक राशि में मंगल है तो मंगल का राजयोग हो गया। पर मंगल यहाँ सूर्य के साथ अस्त है। कैसे? सूर्य की डिग्री है 7, 26, 30, या डिग्री है केवल 25 कहते हैं ना, तो सूर्य की डिग्री है 25 डिग्री, मंगल की डिग्री है 26, केवल 1 डिग्री का अंतर है। और अगर 17 डिग्री का भी अंतर होता तब भी मंगल सूर्य से अस्त माना जाता। ऐसी परिस्थिति में भी मंगल के राजयोग का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। फिर से देख लें, मंगल की डिग्री और सूर्य की डिग्री का अंतर पे ध्यान देना है। हो सकता है सूर्य यहाँ होते, हो सकता है सूर्य यहाँ होते। बात वो नहीं है कि एक ही घर में होना चाहिए, बात है दोनों का डिग्री डिफरेंस 17 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, और यहाँ केवल 1 डिग्री का फर्क है, 25 और 26, इसलिए इसे पूर्ण अस्त होना कहते हैं और इसका भी प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। अब एक और बड़ी कंडीशन है जिस पे ध्यान देना है कि बहुत सारे ग्रह, आपका राजयोग तो बन गया और बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे ग्रह उससे दूसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसी सूरत में जब मंगल की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी और वो जो अपना प्रभाव दे सकती है, तो सारे ही ग्रहों से वो बड़े खराब घर में आ जाएगा। इसलिए सारी दशा अंतरदशा उसके लिए खराब परिस्थितियां मेंटेन करेंगे, एक दूसरे से त्रिक भाव में आएंगे। तो ऐसी सूरत में भी उसका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा। स्थितियां राजयोग होने के बाद भी नुकसान हो जाए ये संभव है। ये थोड़ा अलग बिंदु था, फिर से बता देता हूं कि राजयोग आएगा और दशा आएगी तो प्रभाव कैसे देखेंगे, उसकी दशा अंतरदशा में, लेकिन जिस दशा से उसकी अंतरदशा देखेंगे, मंगल की महादशा और अंतरदशा दूसरे ग्रह की, अब वो खराबी आ रही है, सारी सब खराब ग्रहों में बैठी हैं, तो भी ऐसी सूरत में राजयोग का विशेष प्रभाव नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। यह एक जन्म कुंडली है 3 जनवरी 1973 सुबह 4:14। अब इनकी कुंडली में केंद्र भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं, इसलिए मंगल का कन्फर्म राजयोग बन गया। लेकिन अब समस्या यह है कि मैक्सिमम ग्रह 5, सूर्य, बुध, राहु, गुरु, चंद्र और केतु, 6 ग्रह इनसे खराब घरों में बैठे हैं। तो इसलिए इनको जब मंगल की दशा आई तो विशेष लाभ नहीं हुआ, उल्टा बहुत नुकसान हो गया। मैं आपको सारे अंतर दशाएं दिखाता हूं जिससे ये बात आपको समझ आए। तो मंगल जब की दशा शुरू होगी तो मंगल में मंगल शुरू होगा। मंगल में मंगल अच्छा है, लगन में बैठा है, ठीक है। फिर आया मंगल में राहु, अब राहु ये बैठा खराब। फिर मंगल में गुरु ये बैठा खराब। फिर आया मंगल में शनि अच्छा। फिर आया मंगल के अंदर बुध ये बैठा। फिर आया मंगल में केतु ये 8वें बैठा है। फिर आया मंगल में शुक्र, दोनों एक साथ हैं अच्छा। मंगल में सूर्य फिर खराब, मंगल में चंद्र। तो कुल मिला के जो ये 9 हिस्से हैं, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, इसमें मंगल की अंतरदशा, शनि की अंतरदशा और शुक्र की अंतरदशा ही अच्छी गई। बाकी 6 अंतरदशाएं बेहद खराब गई, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और आर्थिक नुकसान के हिसाब से भी। तो इन्हें मंगल के राजयोग का कोई लाभ ही नहीं हुआ, क्योंकि मंगल से बुरे घर दूसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर ग्रह ज्यादा होंगे तो भी उनका विशेष लाभ नहीं होगा।
7वां पॉइंट है, ये साधारण मुद्दा है वैसे, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी कुंडली में लग्न दोष नहीं होना चाहिए। लग्न दोष अपने आप में एक पूरा व्यापक विषय है, लेकिन मैं जनरल तरीके से बता देता हूं कि मेरी कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग हों, लेकिन अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं हूं, कैपेबल नहीं हूं, दमदार नहीं हूं, मेरी लग्न या मेरा स्वास्थ्य, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी अत्यधिक कमजोर है, तो किसी भी राजयोग का लाभ आप कर्म करके ही तो लोगे। अगर कर्म करने की सामर्थ्य, कर्म करने का जज्बा ही नहीं है, तो आप उस राजयोग का कोई लाभ नहीं ले पाओगे, वो राजयोग बिल्कुल निरर्थक चला जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, लग्न दोष नहीं होना चाहिए। लग्न दोष पर मैं पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उस विषय को समझ सकें। तो ये एक और एग्जांपल है। 3 नवंबर 1986 रात को 11:05 दिल्ली का ये भर थे। केंद्र में मंगल 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठ के अपनी उच्च राशि में है और मंगल का जबरदस्त राजयोग बन गया। पर मुश्किल यह है कि इसका कोई विशेष लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी लग्न अपनी नीच राशि में है और इसे लग्न दोष कहते हैं। तो लग्न दोष के और भी 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसमें देखें, समझें। यह अपने आप में एक पूरा विषय है, लेकिन ये विषय बड़ा कॉमन है। कोई सी भी राजयोग का लाभ तभी प्राप्त होगा जब कुंडली में लग्न बलवान हो। थोड़ा भारी टॉपिक है, वो वीडियो जो लिंक में दूंगा उसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा। तो अगर आपकी लग्न कमजोर है तो आपको उस राजयोग के दशा का लाभ नहीं होगा। सामान्य शब्दों में, अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी एजुकेशन का प्रॉपर फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई। 7 के लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है। किसी भी एक जन्म कुंडली में लगभग कोई एक, कभी कभी 2 योग लग सकते हैं, एक तरह से राजयोग के खराब होने के या कमजोर होने के या भंग होने के। सारे नहीं लग सकते, लेकिन एक ही वीडियो में सारे बताना हमारे लिए जरूरी होता है। तो कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली और नवांश कुंडली देखिए मंगल कहाँ है, नवांश में कहाँ है, और इन कंडीशंस पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। उसकी डिग्रियां इन सब में गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इस सारे विषय को ध्यान से देखा है, समझा, तो आपका राजयोग है या नहीं स्पष्ट पता चलेगा, और उसका प्रभाव होगा कि नहीं ये भी आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।